अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज नमोनिया। नमोनिया डिफाइन हुआ है एज ए इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स caused by acute infection and characterized by recently developed signs of consolidation both clinically and radiologically। क्या है नमोनिया? एक ऐसा इन्फ्लामेशन हो जाती है लंग की जो अक्यूट इन्फेक्शन की वजह से हो। ठीक है, अक्यूट इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से जो लंग है वो इन्फ्लेम हुआ, और इसमें ना हमें रेडियोलॉजिकली भी और क्लिनिकली भी कंसोलिडेशन के साइंस मिले। ठीक है, रिसेंटली डेवलप्ड कंसोलिडेशन के साइंस मिले तो हम उसको कहते हैं नमोनिया। डिफरेंट टाइप्स होती है नमोनिया की। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया, टिपिकल या एटिपिकल नमोनिया, हॉस्पिटल जिसको हम नोजोकोमियल नमोनिया कहते हैं, एस्पायरेशन नमोनिया, नमोनिया इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट इंक्लूडिंग एड्स। ठीक है, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड है उसको हम प्राइमरी नमोनिया कहते हैं, और उसकी फर्दर टिपिकल या एटिपिकल टाइप्स है। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड को हम नोजोकोमियल कहेंगे। सबसे पहले कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया को हम डिटेल में कवर करेंगे। याद रखिएगा कि ये प्रीवियसली जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन होता है। ठीक है, नॉर्मल जो पल्मोनरी डिफेंस मैकेनिज्म है वो प्रिवेंट कर रहा होता है डेवलपमेंट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, हमें इन्फेक्शन नहीं होने दे रहा होता हमारा नॉर्मल पल्मोनरी डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड होंगे ही तब जब नंबर वन, अगर नॉर्मल जो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज इन्फेक्शियस इनोकुलम हो। नंबर थर्ड, बहुत ही हाईली वायरुलेंट पैथोजन डिफीट कर दे इम्यूनिटी को। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स जब होंगे, या तो उसमें नॉर्मल होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म खराब हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस इनोकुलम हुआ है, या बहुत ही हाईली वायरुलेंट पैथोजन है, तो उसमें पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन है वो टिपिकल भी हो सकती है या एटिपिकल। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ पैथोजेंस है इन द नमोनिया, इन्फेक्टिंग एजेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी बैक्टीरियल में। जो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है 50%। बाकी कॉजेज जो है लेस कॉमन उसमें माइकोप्लाज्मा नमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेमाइडिया नमोनिया, क्लेमाइडिया सीटाकाई, लीजियनेला न्यूमोफिलिया, स्टेफालोकोकस ओरियस, कॉक्सिलिया बर्नेटी। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई लेस देन 1 है, और एनारोब्स की वजह से भी लेस देन 1 ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 1%। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है जो टीबी का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है नमोनिया का उन कंट्रीज में जहाँ ट्यूबरकुलोसिस कॉमन है, जैसे इंडो पाक हमारे पास भी, लेकिन अभी इसका फ्रीक्वेंसी का डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वायरल कॉजेज क्या है? वायरल में इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस, मीजल्स वायरस, इन ये 20% फ्रीक्वेंसी है कि ये भी हमारे पास जो है पेशेंट्स में नमोनिया कॉज करवाएंगे। ठीक है, ये पैथोजेंस हो गए, इनकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, सबसे पहले डिटेल में है टिपिकल नमूनिया। टिपिकल नमूनिया एक्चुअली कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया की वजह से। ठीक है, जो अभी हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी मोस्ट कॉमन पैथोजन यही था, और लेस कॉमनली ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। ठीक है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा आपके पास? पेशेंट को फीवर होगा, उसको टिपिकल रेस्पिरेटरी फीचर्स होंगे जैसे कफ विथ रस्टी स्पूटम होगा, और उसको प्लूरिटिक किस्म का चेस्ट पेन होगा। ठीक है, शार्प स्टेबिंग चेस्ट पेन जिसको कहते हैं, फीवर, रस्टी स्पूटम, प्लूरिटिक चेस्ट पेन। तो क्लिनिकल फीचर कैसे होंगे? ये अचानक से उसको होते हैं, ऑल्दो समटाइम ये माइनर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद उसको अचानक से इस तरह के सिम्टम हो जाते हैं। पहले ऐसा ही माइनर सा कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, और कुछ दिनों में ही ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। तो क्या सिम्टम होंगे? जनरल सिम्टम्स इन्फेक्शन वाले ही होंगे, और बाकी पल्मोनरी सिम्टम्स होंगे, कुछ प्लूरल सिम्टम होंगे। जनरल सिम्टम जो नमूनिया में होते हैं, फीवर होता है, टेम्परेचर जो है कुछ ही घंटों में बढ़ता जाएगा, यानी 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ में चिल्स एंड राइगर्स होगा। हेडेक की कंप्लेन होगी, एकिंग पेन पूरी बॉडी में और लिम्स में। ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है, कंफ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन इन एल्डरली, एल्डरली को कंफ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन। अब ये जनरल सिम्टम हो रहे हैं नमूनिया में। पल्मोनरी सिम्टम में उसको डिस्निया, कफ हो गई जो पहले तो ड्राई होगी 1-2 दिन तक, लेकिन बाद में वो प्रोडक्टिव होगी, जिसमें हमने कहा रस्टी कलर या ब्लड स्टेन स्पूटम होगा। ठीक है, तो इस तरह की कफ है, और साथ में डिस्निया हो रहा है। प्लूरल सिम्टम क्या है? वही चेस्ट पेन, जो लोकलाइज किस्म का प्लूरल टाइप का चेस्ट पेन होगा, जैसे जिस साइड पे इन्फ्लामेशन है लंग में उस साइड पे। ठीक है, और कफिंग पे या डीप ब्रीदिंग पे जिस तरह प्लूरिटिक पेन एग्रावेट होता है, या मूवमेंट पे, तो ये भी चेस्ट पेन जो है नमूनिया में एग्रावेट होगा, कफिंग, डीप ब्रीदिंग या मूवमेंट पर। ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं नमूनिया में, टिपिकल नमूनिया। अब आपने एग्जामिनेशन की पेशेंट की,
तो उसमें भी आपको कुछ जनरल साइंस मिलेंगे, कुछ पल्मोनरी साइंस, ठीक है। तो जनरल साइंस में पेशेंट आपको इल दिखने में मिलेगा, इल लुकिंग पेशेंट होगा, रैपिड उसकी पल्स होगी, रैपिड रेस्पिरेशन, हाई फीवर होगा, फ्लश्ड ड्राई स्किन, हर्पीस लेबियालिस जो है ना, हर्पीस भी डेवलप कर सकता है 1 से 2 दिनों में आफ्टर फीवर, ठीक है, फीवर के बाद। पल्मोनरी साइंस अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन पे हमें पहले जो 24 आवर्स होते हैं, तो उसमें हमें विद इन 24 आवर पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है वो डिक्रीज मिलती है, डिक्रीज। स्लाइड इम्पेयरमेंट होगी ऑन द परकशन नोट, और उस अफेक्टेड साइड पे हमें प्लूरल रब भी मिलेगा अस्कल्टेशन, ठीक है। लेकिन सेकंड या थर्ड डे पे आप देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो अब आपको कंसोलिडेशन के साइंस अपीयर होना शुरू होंगे। वो क्या है कि अफेक्टेड साइड ऑफ द चेस्ट पे मूवमेंट डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। वोकल फ्रेमिटस इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि कंसोलिडेशन में इंक्रीज होता है। कंसोलिडेटेड एरिया पे आपको डल नोट मिलता है परकशन पे, ब्रोंकियल या एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, और इंक्रीज्ड वोकल रेजोनेंस होगा। फाइन क्रेपिटेशंस भी आपको मिल सकती है, ठीक है। पल्मोनरी साइंस में आपको पहले 24 आवर्स में जो साइंस मिल रहे थे, प्लूरल रब, परकशन नोट थोड़ा इम्पेयर हुआ, और रेस्पिरेटरी मूवमेंट डिक्रीज हुई, ठीक है, विद इन 24 आवर। फिर आपने सेकंड या थर्ड डे पे जो है एग्जामिनेशन की, तो कंसोलिडेशन के साइन मिले। फिर रेजोल्यूशन फेज आता है, थर्ड रेजोल्यूशन फेज में मोस्ट ऑफ द साइन जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द सेकेंड वीक तक जो है ये डिसअपियर होंगे। जब रेजोल्यूशन बिगिन होगी, न्यूमरस कोर्स क्रेपिटेशन आपको हर्ट मिलेंगे। मैंने आपको जो है एग्जामिनेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम में फाइन एंड कोर्स क्रेपिटेशन का डिफरेंस बताया था, और उसके साउंड्स भी सुनाई थी। तो अब जब रेजोल्यूशन फेज है उसमें आपको कोर्स क्रेपिटेशन मिलेंगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एल्विलर एक्सुडेट बना था, अब उसकी लिक्विफेक्शन हो रही है, सही। लेकिन सेकंड और थर्ड डे पे आपको फाइन क्रेपिटेशन मिल रही थी कंसोलिडेशन की वजह से, एक्सुडेट की वजह से, ठीक है। अब जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस का एक टेबल बना हुआ है चेस्ट पेन में, हमारी डीडीज क्या हो सकती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो कि चेस्ट पेन के साथ आते हैं, वो कंसल्ट करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट को, और ये ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है डॉक्टर के लिए कि वो कंसीडर करे सारे एस्पेक्ट्स ऑफ चेस्ट पेन को, इंक्लूडिंग वो प्लूरिसी है, डिस्पेप्सिया है, या वो मस्कुलो स्केलेटल पेन की वजह से चेस्ट पेन है, तो उसने सबको कंसीडर करना होता है। लंग या प्लूरा में अगर है तो क्या कॉज हो सकता है चेस्ट पेन का, तो न्यूमोथोरेक्स में होता है, प्लूरिसी में चेस्ट पेन होता है। कार्डियक कॉज में एंजाइना स्टेबल या अनस्टेबल चेस्ट पेन करवाती है। इसी तरह एमआई में भी होता है, पेरिकार्डाइटिस में। मस्कुलोस्केलेटल कॉजेज में लोकल टेंडरनेस जो है कॉमन है, लोकली साइड पे। इसोफेजियल में इसोफेजियल स्पाज्म की वजह से होगा, इसोफेजाइटिस की वजह से। इसी तरह एओर्टिक कॉज जो है उसमें डाइसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म में बहुत टीयरिंग पेन होता है, बैक तक वो रेडिएट करता है, और साथ में एसिमेट्रिक पल्स मिलती है हमें जब हम पल्स चेक करेंगे, और ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है। ये एओर्टिक कॉज है चेस्ट पेन का, डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म में। अब आता है नमूनिया की डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी। सारे जो मैंने आपको सिम्टम भी बताए, जनरल सिम्टम इन्फेक्शन के, पल्मोनरी सिम्टम, प्लूरल सिम्टम, तो इस तरह से अगर पेशेंट प्रेजेंट करा, फिर एग्जामिनेशन में भी आपको जो पल्मोनरी साइन मिल रहे हैं, कंसोलिडेशन साइन, रेजोल्यूशन फेज, तो डिफरेंशियल में हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या पल्मोनरी इडीमा, ठीक है, फ्लूइड जैसे सिम्टम्स है, क्रेपिटेशन है, इडीमा। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बिलो द डायफ्राम, जैसे कोलेसिस्टाइटिस, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, पैनक्रियाटाइटिस, लिवर एब्सेंस, ऐसी कंडीशंस को मिस्टेकन किया जा सकता है फॉर द लोअर लोब निमोनिया एसोसिएटेड विद डायफ्रामेटिक प्लूरिसी, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हैं जिनमें डायफ्रामेटिक प्लूरिसी होती है, तो इसको इग्नोर किया जाता है। तो ऐसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को आपने इग्नोर नहीं करना, ये भी डिफरेंशियल में आती है। लंग कैंसर भी डिफरेंशियल है नमूनिया का। पल्मोनरी यूजिनोफिलिया, acute allergic alveolitis, pulmonary embolism, bronchiolitis obliterans, ठीक है। तो ये सारी डीडीज हो गई, पॉस भी आ सकती है इसमें से, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपसे वाइवा में। तो उसके बाद कह रहा है कि डिपेंड करता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पे, रैपिडली ऑफ ऑनसेट, ठीक है, रैपिडली ऑफ ऑनसेट पे, क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल एवेल्युएशन एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स पे, this community acquired pneumonia can be divided into typical and atypical pneumonia.
ये जो डेजिग्नेशन है टिपिकल और एटिपिकल ये बहुत हेल्पफुल होती है इन प्रोवाइडिंग क्लूज टू द पॉसिबल कॉजेस, ठीक है, क्योंकि टिपिकल के और एटिपिकल के कॉजेस डिफरेंट है, तो इसीलिए हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, अलग कर दिया है। पहले फीचर्स को कंपेयर करें। टिपिकल नमूनिया में जो ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया मोस्ट कॉमन जो नमूनिया का पैथोजन है, बीसीक्यू आएगा स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, और लेस कॉमनली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो ये टिपिकल नमूनिया में इन्वॉल्व है। लेकिन एटिपिकल नमूनिया में हमारे पास जो पैथोजेंस है वो माइकोप्लाज्मा नमूनिया, लीजियोनेला न्यूमोफिलिया, क्लेमाइडिया नमूनिया, वायरल नमूनिया, कॉक्सिली बर्नेटी, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया लीस्ट कॉमनली इसमें आता है, ठीक है। टिपिकल नमूनिया के फीचर होते हैं कि इसमें पेशेंट को फीवर होगा, शेकिंग, चिल्स, और प्रीडोमिनेंट उसको पल्मोनरी फीचर्स होंगे, जैसे उसको प्रोडक्टिव कफ हो रही है और परुलेंट स्पूटम के साथ चेस्ट पेन भी है, कंसोलिडेशन के साइन यानी उसकी चेस्ट मूवमेंट एग्जामिनेशन पे डिक्रीज है, डलनेस मिल रही है परकशन पे, वोकल फ्रेमिटस भी है, ईगोफोनी, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड हमें मिल रही है, और क्रेपिटेशन, तो ये सारे कंसोलिडेशन के साइंस हैं। तो ये फीचर हमें मिल रहे हैं टिपिकल नमूनिया में। लेकिन एटिपिकल नमूनिया में नॉन पल्मोनरी फीचर याद रखिएगा प्रीडोमिनेंट होंगे, जिसमें एटिपिकल नमूनिया में, जैसा कि ग्रेजुअल ऑनसेट का फीवर होगा और ड्राई कफ हो रही है, ठीक है। इसके अलावा माइल्जिया, आर्थ्रल्जिया, हेडेक, सोर थ्रोट, नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरह के जो है एटिपिकल सिम्टम्स में प्रीडोमिनेंट होंगे। रेस्पिरेटरी सिम्टम जैसे कि चेस्ट पेन हो गया या प्रोडक्टिव कफ, ये इसमें लेस मार्क्ड होते हैं एज कम्पेयर टू टिपिकल नमूनिया, ठीक है। हमें इसमें ड्राई कफ मिल रही है, ग्रेजुअल ऑनसेट फीवर, तो इस तरह के सिम्टम है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कम होंगे यहाँ पर, बाकी हो रहे हैं माइल्ड जार, चिल्जा वगैरह, सोर थ्रोट। और एब्डोर्मल चेस्ट एक्सरे होगा डिस्पाइट द मिनिमल साइन ऑफ पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन की, परकशन की, प्रेमिटस देखा, ये सारी एग्जामिनेशन के बावजूद वो आपको नॉर्मल ही मिली, लेकिन एक्सरे की फाइंडिंग जो है ये टिपिकल नमूनिया में हमें एबनॉर्मल मिलती है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिज्म को कंपेयर किया, प्रीक्लिनिकल फीचर्स को, अब लैब्स को कंपेयर करें, तो टिपिकल नमूनिया में हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है, लेकिन इस तरह के एटिपिकल नमूनियाज में हमें ल्यूकोसाइटोसिस नहीं मिलता। चेस्ट एक्सरे पे पैची या लोबार इन्फिल्ट्रेट यानी ओपेसिटी जो है टिपिकल नमूनिया में कॉमन है, एटिपिकल में हमें पैची नॉन लोबार इन्फिल्ट्रेट मिलेगा, पैची होगा, ठीक है, लोबार नहीं होगा, नॉन लोबार। वहाँ पर पेची भी हो सकता है या किसी एक पूरे लोब को भी इन्वॉल्व करेगा, तो वो टिपिकल नमूनिया कहलाएगा। जिसमें एटिपिकल नमूनिया में कभी भी पूरा लोब इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ पैची नॉन लोबार इन्फिल्ट्रेशन होगी। नेक्स्ट आती है इन्वेस्टिगेशंस। नमूनिया के पेशेंट में आपने सबसे पहले स्पूटम एग्जामिनेशन करवानी होती है, ठीक है, इसमें ग्राम स्टेनिंग है, स्पूटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी है। ग्राम स्टेनिंग जो है इमीडिएट इंडिकेशन होती है पॉसिबल पैथोजन के लिए, और ये हमें इनिशियल जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है उसको सिलेक्ट करने में हेल्प करती है। इसकी सेंसिटिविटी 62% है और स्पेसिफिसिटी 85% है, ठीक है, स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है ग्राम स्टेनिंग की इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन प्रॉपरली कलेक्टेड स्पूटम स्पेसिमेन। नोट करें कि एक एक्सपेक्टोरेटेड सैंपल जो कि ऑफन इनएडिक्वेट होता है ड्यू टू कंटेमिनेशन फ्रॉम ओरल फ्लोरा, therefore a specimen may be considered adequate if the gram stain show more than 25 neutrophils and less than 10 epithelial cells per low power field, ठीक है। Specimen containing less than 25 neutrophil and more than 5 epithelial cells represent oral rather than pulmonary secretion, ठीक है। आपने एक सैंपल लिया एक एक्सपेक्टोरेंट बलगम पेशेंट से, और उसमें आपको जो है आपको ये शक है कि भाई ये ओरल सिक्रीशन है, ये पल्मोनरी सिक्रीशन नहीं है, तो आप कैसे कंफर्म करेंगे? अगर आपको ग्राम स्टेन पे 25 न्यूट्रोफिल से ज़्यादा मिल रहे हैं या 10 एपिथेलियल सेल्स से कम सेल्स मिल रहे हैं, तो आप कंफर्म कर लेंगे कि ये जो है पल्मोनरी सिक्रीशन है। लेकिन अगर उस स्पेसिमेन में 25 से ज़्यादा नहीं बल्कि 25 से कम न्यूट्रोफिल्स हैं, कम है, और एपिथेलियल सेल्स जो है वो 10 से कम नहीं है बल्कि मोर देन 5 है, तो इसका मतलब है कि ये ओरल सिक्रीशन है रादर देन पल्मोनरी सिक्रीशन है। ये चीज़ आपने नोट करनी होती है ग्राम स्टेनिंग में, कि आपने जो एक्सपेक्टोरेंट लिया है वो एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है,
ओरल फ्लोरा तो आप चेक नहीं कर रहे गलती से, तो वो आपको इस न्यूट्रोफिल से पता चलेगा। ठीक हो गया। न्यूट्रोफिल्स 25 से ज़्यादा हो, एपिथेलियल सेल 10 से कम हो, पर लो पावर फीड। ग्राम स्टेन के बाद आपने स्पूटम की कल्चर और सेंसिटिविटी की बात करें तो कल्चर हमने करना होता है ताकि हमें सेंसिटिविटी पता चले और उस बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस टू द पार्टिकुलर एंटीबायोटिक। तो स्पूटम कल्चर जो है हमने ज़रूरी नहीं होता उन पेशेंट्स के लिए जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, और हम एम्पिरिक एंटीबायोटिक थेरेपी भी स्टार्ट कर सकते हैं क्लिनिकल और एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस अलोन पे। ठीक है, एम्पिरिक भी दे सकते हैं अगर सीवियरिटी नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है तो। अगली इन्वेस्टिगेशन स्पूटम के बाद है नमूनिया में चेस्ट एक्सरे करवाना होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस सच एज प्लूरा में इफ्यूजन तो नहीं होगी या इम्पाइमा तो डेवलप नहीं हो गया, यानी पस इन द प्लूरल कैविटी। तो इनको रूल आउट करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस को हमने एक्सरे करवाना होता है, चेस्ट एक्सरे। रेडियोलॉजिकल चेंजेस जो है होते हैं ये लैग करते हैं बिहाइंड द क्लिनिकल कोर्स, so that X-ray changes may be minimal at the start of illness. Usually, radiological changes appear 12 to 18 hours after the onset of illness. ठीक है, रेडियोलॉजी में हमें 12 से 18 घंटों बाद हमें चेंजेस मिलते हैं। कन्वर्सली कंसोलिडेशन जो है ना चेस्ट एक्सरे पे सेवरल हफ्तों तक रहेगी। आफ्टर द पेशेंट इज क्लिनिकली क्योर भी हो जाएगा फिर भी कुछ हफ्ते रहेगी। लेकिन हाउएवर चेस्ट एक्सरे शुड ऑलवेज रिटर्न टू नॉर्मल बाय 6 वीक। 6 वीक में उसको एक्सरे की फाइंडिंग्स को नॉर्मल आ जाना चाहिए। कंसोलिडेशन भी ट्रीट होके फिर 6 वीक में के बाद नज़र ना आनी चाहिए, नॉर्मल हो जाएगी। अगर परसिस्टेंट चेंज हमें मिल रहा है चेस्ट एक्सरे पे 6 हफ्तों के बावजूद, तो इसका मतलब है कोई ब्रोंकियल एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, यूजुअली कार्सिनोमा हो सकता है जो परसिस्टिंग सेकेंडरी नमोनिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है, बार बार उसकी वजह से नमोनिया। एक्सरे चेस्ट जो हम नमूनिया में करवाते हैं उसमें हमें पैची या फिर होमोजीनस किस्म की ओपेसिटी मिलती है जो कि अफेक्टेड लोब या सेगमेंट में लोकलाइज्ड होती है। ठीक है, हाउएवर जो रेडियोग्राफिक एब्नॉर्मलिटीज का पैटर्न है वो स्पेसिफिक नहीं होता किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ नमूनिया के अकॉर्डिंगली। ठीक है, बस हमें इनफिल्ट्रेट ही मिलता है लोब या सेगमेंट में, पैची किस्म का होमोजीनस ओपेसिटी होती है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की होगी तो ये ऑर्गेनिज्म होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगली इन्वेस्टिगेशन है ब्लड सीबीसी। ब्लड सीबीसी हम करवाते हैं नमूनिया वाले पेशेंट में क्योंकि डब्ल्यूबीसी काउंट जो है हमें 1500 पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा मिलेंगे, यानी मोर देन 90% जो है न्यूट्रोफिल्स हमें नमूनिया में मिलते हैं ब्लड सीबीसी पे। और ईएसआर जो पेशेंट का है वो मोर देन 100 मिलीमीटर होता है फर्स्ट आवर में। ठीक है, पहले घंटे में मोर देन 100% अगर वो स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया है तो इसलिए ब्लड सीबीसी करवानी होती है कंफर्म करने के लिए। जो एटिपिकल नमूनिया था उसमें और जो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट इतना रेज नहीं होता। फिर ब्लड कल्चर है। ब्लड कल्चर हमने उन पेशेंट में करवाना होता है जिनको सीवियर नमूनिया हुआ है बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक हम करेंगे। ये 20 to 25% ऑफ द केसेस में नमूनिया वाले पेशेंट्स में जिनको स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से ही नमूनिया हुआ है उनमें ब्लड कल्चर पॉजिटिव आता है। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग भी करवाई जाती है। ये क्या है, न्यूमोकोकल एंटीजन टेस्ट। ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट की जाती है स्पूटम की, यूरिन एंड सीरम की फॉर न्यूमोकोकल एंटीजन। उसको हमने उसमें न्यूमोकोकल एंटीजन देखना होता है और ये टेस्ट जो है ना 3 से 4 गुना ज़्यादा सेंसिटिव है बनस्पत उस स्पूटम या ब्लड कल्चर के। ठीक है, ये ज़्यादा सेंसिटिव है न्यूमोकोकल एंटीजन। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट एटिपिकल नमूनिया में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं डायग्नोसिस ऑफ माइकोप्लाज्मा, लीजोनेला, क्लेमाइडिया, वायरल इन्फेक्शन इनके लिए। ठीक है, एटिपिकल के लिए ज़्यादा अच्छा है सीरोलॉजिकल टेस्ट। अ फ्यू फॉल्ड राइज ऑफ द एंटीबॉडी टाइटर अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब है कोई रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है। डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्कैनिंग हम करते हैं लीजोनेला के लिए और वायरसेस के लिए। ठीक है, सीरोलॉजी लीजोनेला एंटीजन यूरिन में मिलता है। cold agglutinin positive in 50% of the patient with mycoplasma। तो एटिपिकल जो है याद रखिएगा, एटिपिकल नमूनिया के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट ज़्यादा स्पेसिफिक है, सेंसिटिव है। और इसके अलावा लास्ट एग्जामिनेशन है एबीजी। जो सीरियसली इल पेशेंट है उसकी हमने आर्टिकल ब्लड गैसेस मेजरमेंट भी करनी होती है। तो ये सारी होगी इन्वेस्टिगेशन इन नमोनिया।
स्पूटम एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, ब्लड सीबीसी, ब्लड कल्चर, सीरोलॉजिकल टेस्ट, एबीजीएस। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन का क्राइटेरिया होता है नमूनिया के पेशेंट्स में। अगर पेशेंट एल्डरली है, मोर देन 65 ईयर्स एज का है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है नमोनिया में। अगर पेशेंट को साथ में कोई सिग्निफिकेंट कोमॉर्बिडिटी है, जैसे किडनी, हार्ट या लंग कोई डिजीज है, डायबिटीज़ है, न्यूप्लाज्म, या वो इम्यूनो सप्रेस्ड है, ठीक है, तो वो एडमिट होगा। ल्यूकोपीनिया लेस देन 5000 WBC नॉट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन कंडीशन। हमने कहा था सीबीसी करवाने पर WBC काउंट बढ़ता है, 1500 पर क्यूबिक मीटर हमें ज़्यादा WBC मिलते हैं, न्यूट्रोफिल ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर कोई कॉज नहीं पता चल रहा, बिना किसी कॉज के पेशेंट की WBC कम हो रहे हैं, ल्यूकोपीनिया हो रहा है, लेस देन 5000 WBC है, तो फिर अब वो फाइट नहीं कर पा रहे इन्फेक्शन से, तो इस केस में हमने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई या एनएरोब्स जो है, अगर ये सस्पेक्टेड कॉज है नमोनिया के, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, एनएरोब, तो फिर हॉस्पिटलाइज करेंगे पेशेंट को। सुपरेटिव कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है, लाइक लिम्फाइमा, आर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, तो कॉम्प्लिकेशन के वाला भी एडमिट होगा। आउट पेशेंट मैनेजमेंट फेल हो गई है, घर पे वो दवाई ट्रीटमेंट फेल हो गया, इनएबिलिटी टू टेक ओरल मेडिकेशन, ठीक हो गया। अब कह रहा है कि सीवियर सीवियर किस्म का नमूनिया अगर पेशेंट को आए, वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा कि भाई ये सीवियर है। पेशेंट को मोर देन 30 पर मिनट उसका हार्ट रेस्पिरेटरी रेट होगा, ठीक है, टैकिपनिया होगा उसको, टैकीकार्डिया हार्ट रेट उसका मोर देन 140 पर मिनट है, टैकीकार्डिया, तो उसको सीवियर नमूनिया। हाइपोटेंशन लेस देन 90 मिलीमीटर मर्करी उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 60 मिलीमीटर मर्करी से लेस आ रहा है, तो हाइपोक्सीमिया हो गई है। साथ में अगर अक्यूट अल्ट्रेशन ऑफ मेंटल स्टेटस, तो ये 5 चीज़ें कंफर्म करती हैं कि ये पेशेंट को सीवियर नमूनिया डेवलप हुआ है, टेकिपनिया, टेकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोक्सीमिया, अक्यूट अल्ट्रेशन ऑफ मेंटल स्टेटस। नेक्स्ट अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैनेजमेंट आती है कि आपने कैसे नमूनिया के पेशेंट को मैनेज करना है। सबसे पहले जनरल मेजर से, जो उसको प्लूरल पेन हो रहा था, प्लूरेसी, उसके लिए आपने एनाल्जेसिक्स देने होते हैं। एक आता है इंजेक्शन पैथिडीन, 50 to 100 मिलीग्राम पैथिडीन आप देंगे, या इंजेक्शन मॉर्फिन आप उसके लिए 10 to 15 मिलीग्राम दे सकते हैं, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे टैबलेट जो टोलोबिड है, IBD, या टैबलेट कॉन्स्टोन फोर्ट TDS आप देंगे, ये पेन के लिए, प्लूरल पेन के लिए एनाल्जेसिक है। ऑक्सीजन भी हम देते हैं जनरल मेजर में, जो भी हाइपोक्सीमिक पेशेंट्स होते हैं तो उनके पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को हमने मोर देन 60 रखना होता है। इसी तरह फ्लूड, ओरल या पैरेंटल फ्लूड देंगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन से को करेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए पेशेंट को नमूनिया में फीवर भी हो रहा है, उसका रेस्पिरेटरी रेट भी देखिए बहुत ज़्यादा है, तो उसे डिहाइड्रेशन हो सकती है, इसलिए हमने ओरल और पैरेंटल फ्लूड देंगे। कफ सप्रेसेंट, कफ जो है उसको नॉर्मली इनकरेज करना है, लेकिन अगर वो अनप्रोडक्टिव है और डिस्ट्रेसिंग किस्म की कफ है, ठीक है, वैसे तो वो एक्सपेक्टोरेशन करवाएगी जो उसको, इसीलिए हम इनकरेज करते हैं। लेकिन ड्राई कफ है, डिस्ट्रेसिंग है, तो हम कफ सिरप देंगे जिसमें कोडेन हो, जैसे फ्लोकोडीन 2 टीस्पूनफुल 3 टाइम्स डेली, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट हो गई पेन के लिए, ऑक्सीजन, फ्लूइड और कफ सप्रेसेंट। अब आता है निमोनिया में एंटीबायोटिक्स का रोल। इनिशियली तो एंटीबायोटिक हम एम्पेरिकली ही देते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू ब्लड या स्पूटम कल्चर और सेंसिटिविटी रिपोर्ट और सीरोलॉजी के अकॉर्डिंग फिर हम चेंज करते हैं। तो एम्पेरिक जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया के लिए, उसमें किस तरह देना होता है हमने। इनिशियल थेरेपी नमूनिया की एम्पिरिकल होती है, क्लिनिकल, रेडियोग्राफिक और लैब इवेल्यूशन, सीवियरिटी कितनी है इलनेस की, पेशेंट की क्या एज है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है या नहीं, और उसको कोई को एग्जिस्टिंग इलनेस है, तो उस हिसाब से हमने एंटीबायोटिक देना होता है, और उसको फिर स्पेसिफिक इटियोलॉजी एजेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होता है, ठीक है, जो सब्सिक्वेंटली आइडेंटिफाई हो। आगे जो है फिर ट्रीटमेंट है, आउट पेशेंट में आपने किस तरह करना है, और हॉस्पिटलाइज पेशेंट को आपने नमूनिया के लिए किस तरह ट्रीट करना है। आउट पेशेंट में याद देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन होता है हमारे पास। हम क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, जो टैबलेट आती है क्लेरिसिप 500 मिलीग्राम, 12 आवरली हम देंगे आफ्टर मील, ठीक है, खाने के बाद पेशेंट ने लेनी होती है। एजिथ्रोमाइसिन जो है एजोमेक्स कैप्सूल होता है 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम फर्स्ट डोज, और फिर जो है 250 मिलीग्राम वंस डेली खाना है, ये 4 दिनों तक पेशेंट खाएगा, ठीक है, 1 आवर बिफोर मील्स।
आफ्टर था बिफोर मील एजिथ्रोमाइसिन। इन सारी रेजिमेंट से कोई एक ऑप्शन जो है यूज़ किया जा सकता है, या क्लेरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन, या एरिथ्रोमाइसिन जो है टैबलेट एरिथ्रोसिन 500 मिलीग्राम 6 आवर्ली, लीवोफ्लोक्सिसिन जो है टैबलेट क्लेविट 500 मिलीग्राम ये भी वंस डेली दी जा सकती है, या मोक्सीफ्लोक्सासिन जो रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोन है मोक्सीजेट 400 मिलीग्राम वंस डेली। डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज़ हो सकता है जो कैप्सूल वाइब्रामाइसिन के नाम से आता है 100 मिलीग्राम 12 आवर्ली। एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवलिनिक एसिड जो हमारा कॉमनली टैबलेट ऑगमेंटिन है 625 मिलीग्राम 8 आवर्ली। सेफिरोक्सिन एक्सीडन जो टैबलेट जिनत के नाम से है 250 mg 1 to 2 टैबलेट 12 आवर्ली। ठीक है, तो ये आउट पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं निमोनिया के लिए, और ये इस सब के इनमें से कोई भी एक ली जाएगी। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो है टिपिकल निमोनिया अगर उसको डायग्नोज हुआ है तो 7 से 10 दिन ट्रीटमेंट होगा। एटिपिकल निमोनिया है तो उसको 2 से 3 हफ्तों तक याद रखिएगा ट्रीटमेंट चलेगा। हॉस्पिटलाइज पेशेंट में हमारे पास होते हैं डिफरेंट ऑप्शंस। ऑप्शन 1 होता है कि आप एमोक्सिसिलिन क्लेवलिनिक एसिड यानी ऑगमेंटिन जो इंजेक्शन आता है इंजेक्शन की फॉर्म में दे रहे हैं 1.2 ग्राम IV 8 आवर्ली। इसके साथ आप क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है 12 आवर्ली देंगे। ठीक है, एक ऑप्शन ये है एमोक्सिसिलिन के साथ यानी ऑगमेंटिन जो है एमोक्सिलिन क्लेवलिनिक एसिड के साथ आप क्लेरिथ्रोमाइसिन दें। दूसरा ऑप्शन होता है कि सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन के साथ क्लेरिथ्रोमाइसिन दें। तीसरा ऑप्शन है सेफ्ट्राइक्सोन के साथ लीवोफ्लोक्सासिन दिया जाए रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोन। चौथा है सेफिरोक्सिन के साथ क्लेरिथ्रोमाइसिन। और फिफ्थ ऑप्शन है लीवोफ्लोक्सासिन के साथ एमोक्सिसिलिन क्लेवलिनिक एसिड। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन होता है कि वो पेशेंट जिनको सूडोमोनास इन्फेक्शन का रिस्क होता है तो उनमें आप इमिपेनम 6 to 8 आवर्ली प्लस लीवोफ्लोक्सासिन देंगे। ठीक, ये पूरी इसमें इन पेशेंट जो है यानी हॉस्पिटलाइज पेशेंट को हम ट्रीट इस तरह करेंगे निमोनिया के लिए। उसके बाद ये टेबल बना हुआ है जिसमें जो फीचर्स लिखे हुए हैं एसोसिएटेड विद हाई मोर्टेलिटी इन निमोनिया। क्लिनिकली अगर पेशेंट 60 ईयर ओल्ड से ज़्यादा 60 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा ओल्डर है तो उसमें मोर्टेलिटी